Hey everyone, welcome to Efforts. This is me Mitali Singh, your B.Ed guide. आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं B.Ed फोर्थ सेमेस्टर की क्लासेस. तो जो बच्चे B.Ed के लास्ट सेमेस्टर में हैं, वो चाहे इंग्लिश मीडियम वाले हों या हिंदी मीडियम वाले, आप सबके लिए मैं एफर्ट्स पे इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में नोट्स के साथ हर यूनिट के हर टॉपिक का एक्सप्लेनेशन लेके आऊंगी. तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर आपको कंटेंट हेल्पफुल लगता है तो. फोर्थ सेमेस्टर के पहले पेपर का नाम है एडू B.Ed 113 एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, शैक्षिक प्रौद्योगिकी. और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं इसका यूनिट 1 कंसेप्ट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, यानी शैक्षिक प्रौद्योगिकी की अवधारणा. आइए जानते हैं कि इस यूनिट में कौन कौन से टॉपिक्स हैं. मीनिंग, डेफिनेशन, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, कंपोनेंट्स ऑफ ET यानी कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड सिस्टम अप्रोचेस, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी बेसिस, साइंस ऑफ लर्निंग. और उसके बाद 5 लर्निंग टाइप्स गैगने ने जो दिए थे, साथ ही कंडीशंस ऑफ लर्निंग. सीटेट के पर्सपेक्टिव से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपका. तो बेसिकली इन सारे टॉपिक्स को हम 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे. आज का ये जो वीडियो है ये है पार्ट 1. चलिए अब देख लेते हैं कि पार्ट 1 में हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं. तो आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे हम मीनिंग, डेफिनेशन, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, शैक्षिक प्रौद्योगिकी का अर्थ, परिभाषा, दायरा और उसका महत्व, कंपोनेंट्स ऑफ ET, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और सिस्टम अप्रोच. इन तीनों दृष्टिकोणों को पढ़ेंगे. और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी बेसिस, साइंस ऑफ लर्निंग. तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. हमारा पहला टॉपिक है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी. टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ. 25 मार्च यानी कि होली के शुभ अवसर पे मैं आपके लिए सीटेट का बैच लेके आ रही हूँ, जिसमें कि सारी क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी. अगर आपको सीटेट 2025 की तैयारी करनी है तो आपको किसी भी तरह का पेड बैच लेने की ज़रूरत नहीं है. सीटेट की तैयारी मैं आपको बिल्कुल बेसिक से कराऊंगी, ये मान के कि आपको सीटेट के बारे में कुछ भी नहीं पता. अगर आपका टारगेट भी सीटेट 2025 है तो एफर्ट्स के साथ ज़रूर जुड़ें. एफर्ट्स पे मैं आपको B.Ed और सीटेट दोनों को अच्छे मार्क्स से स्कोर करने की स्ट्रैटेजी बताऊंगी. चलिए अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, मीनिंग ऑफ टेक्नोलॉजी. सबसे पहले जानते हैं टेक्नोलॉजी का क्या अर्थ है. द वर्ड टेक्नोलॉजी इज डेराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड टेक्निक मीनिंग आर्ट और स्किल एंड लॉजिया मीनिंग साइंस और स्टडी. दस टेक्नोलॉजी इज द साइंस ऑफ स्टडी ऑफ एन आर्ट और स्किल. टेक्नोलॉजी इज डिफाइंड एज एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज टू प्रैक्टिकल पर्पज. टेक्नोलॉजी शब्द ग्रीक शब्द टेक्निक से बना है, जिसका अर्थ होता है कला या कौशल, और लोगिया का अर्थ होता है विज्ञान या फिर अध्ययन. तो इस प्रकार से प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी किसी कला या कौशल के अध्ययन का विज्ञान है. जब हम किसी व्यवहारिक उद्देश्य के लिए वैज्ञानिक ज्ञान का अनुप्रयोग करते हैं, उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, उसी को टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी कहा जाता है. तो ये तो थी टेक्नोलॉजी की बात. अब जानते हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या है. इसमें हम अलग अलग व्यू पॉइंट्स पढ़ेंगे. नंबर 1, एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन टीचिंग प्रोसेस, यूज ऑफ हार्डवेयर इन एजुकेशन, जेम्स ओ फिन एंड अदर्स. शुरुआत के समय में एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को माना जाता था कि ये शिक्षण प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग है. जब भी हम एजुकेशन के फील्ड में किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, उसी को एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कहा जाता है. मतलब शिक्षा में किसी भी तरह के हार्डवेयर का उपयोग. हार्डवेयर से मतलब है डिवाइसेस. इस तरह की अप्रोच का सपोर्ट करते थे जेम्स ओ फिन और अन्य लोग. फिर कुछ टाइम बाद एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन बदली और वो हो गई एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स टू इंस्ट्रक्शन, एम्फेसिस साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग. इसको सपोर्ट कर रहे थे स्किनर और गाग्ने जैसे लोग. मतलब इनके द्वारा ये कहा जाने लगा कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी या शैक्षिक प्रौद्योगिकी शिक्षण में वैज्ञानिक सिद्धांतों का अनुप्रयोग है. इस दृष्टिकोण में सीखने के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर जोर दिया गया है. फिर कुछ और सालों बाद एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन फिर से बदली और अब कहा जाने लगा कि एप्लीकेशन ऑफ सिस्टम अप्रोच टू एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इज कॉल्ड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी. एम्फसाइज द इंटर रिलेशन ऑफ मैन, मशीन, मेथड्स, मीडिया एंड मटेरियल्स, यानी 5 M's. According to this view, education should be considered a system in which machines, materials, media, men, and methods are interrelated parts and are organized in such a way as they work together for the fulfillment of specific educational objectives.
एंड दिस अप्रोच वॉज सपोर्टेड बाय पीपल लाइक डेविस एंड हार्टले। तीसरे दृष्टिकोण के हिसाब से शैक्षिक प्रौद्योगिकी को इस तरह से परिभाषित किया जा सकता है कि शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए प्रणालीगत दृष्टिकोण का अनुप्रयोग। मतलब किसी को सिखाने या पढ़ाने के लिए जब हम सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पे सिस्टम किसको कहा गया है? मनुष्य, मशीन, तरीके, मीडिया और सामग्री, यानी कि इंग्लिश में कहते हैं इसे मैन, मशीन, मेथड्स, मीडिया एंड मटेरियल्स। जब ये पांचों साथ में मिलकर सीखने या पढ़ाने के काम को करते हैं तो उसी को एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कहा जाता है, और यही है सिस्टम अप्रोच। इस दृष्टिकोण के हिसाब से शिक्षा को एक ऐसी प्रणाली माना जाना चाहिए जिसमें कि ये पांचों एम इस प्रणाली का भाग या हिस्सा है, और ये सब इस तरह से व्यवस्थित हैं कि जैसे शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सभी मिलकर काम कर रहे हैं। डेविस और हार्टले इस दृष्टिकोण को सबसे पहले सबके सामने लाए थे। पहला अप्रोच था हार्डवेयर अप्रोच, जिसमें कि हार्डवेयर या फिर मशीन्स को इंपॉर्टेंस दी जाती थी। दूसरा था एप्लीकेशन या फिर सॉफ्टवेयर अप्रोच जिसे आप कहते हैं, उसमें प्रिंसिपल्स को फोकस किया जाता था। और तीसरा आया सिस्टम अप्रोच, जिसमें कि इन पांचों एम के सिस्टम पे फोकस किया जाता है। अगर आपको तीनों अप्रोचेस क्लियर हैं तो अब हम जानते हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन, जो कि कुछ फेमस फिलोसफर्स ने दी है, जैसे कि एस कुलकर्णी। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में बी डिफाइंड एज द एप्लीकेशन ऑफ द लॉज as well as recent discoveries of science and technology to the process of education। एस कुलकर्णी के अनुसार शैक्षिक प्रौद्योगिकी को शिक्षा की प्रक्रिया में कानूनों के साथ साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी की हालिया खोजों के अनुप्रयोग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। बीपी लूला, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड एंड टेक्निक्स टू एजुकेशन। इनके अनुसार शैक्षिक प्रौद्योगिकी शिक्षा के लिए वैज्ञानिक पद्धति और तकनीकों का अनुप्रयोग है। डे सियोको, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज इन द फॉर्म ऑफ डिटेल्ड एप्लीकेशन ऑफ द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग टू प्रैक्टिकल टीचिंग प्रॉब्लम्स। डी सियोको के अनुसार शैक्षिक प्रौद्योगिकी व्यवहारिक शिक्षण समस्याओं के लिए सीखने के मनोविज्ञान के विस्तृत अनुप्रयोग के रूप में है। अब जानते हैं नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, यानी कि इसकी प्रकृति और विशेषताएं क्या हैं। ET is the application of scientific principles to education। ET शिक्षा में वैज्ञानिक सिद्धांतों का अनुप्रयोग है। जब भी हम वैज्ञानिक सिद्धांतों को शिक्षा में इस्तेमाल करते हैं उसी को एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कहा जाता है। ET is the development of methods and techniques for effective teaching learning। शिक्षण और अधिगम को प्रभावी बनाने के लिए तरीकों और तकनीकों का विकास ही ET है। ET is not confined to the use of electronic media in education। It includes system approach also। ET का मतलब सिर्फ शिक्षा में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या डिवाइसेस का इस्तेमाल करना ही नहीं है, बल्कि इसमें सिस्टम दृष्टिकोण भी शामिल है, यानी सिर्फ हार्डवेयर अप्रोच नहीं बल्कि सिस्टम अप्रोच भी है। ET इन्वॉल्व्स इनपुट, आउटपुट एंड प्रोसेस एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन। ET में शिक्षा के इनपुट, आउटपुट और प्रक्रिया पहलू शामिल होते हैं। पेजेस भरने के लिए आप लोग आंसर में ET की जगह एजुकेशनल टेक्नोलॉजी लिखिएगा तो आपका लाइन जल्दी कवर हो जाएगा। मैंने ET शॉर्ट में लिखा है। नाउ बेनिफिट्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। ET के लाभ। टेक्नोलॉजी कैन मेक एजुकेशन मोर प्रोडक्टिव। हमने रिसेंट ईयर्स में भी नोटिस किया है कि प्रौद्योगिकी शिक्षा को और अधिक उत्पादक बना सकती है। टेक्नोलॉजी कैन मेक एजुकेशन इंडिविजुअलाइज्ड। प्रौद्योगिकी शिक्षा को व्यक्तिगत बना सकती है, यानी हर बच्चा अपने लेवल के हिसाब से सीख सकता है टेक्नोलॉजी की मदद से। जैसे कि आप में से कई बच्चे होंगे जो मेरे वीडियो को फास्ट करके देखते होंगे, या कई होंगे जो अपनी स्पीड के हिसाब से स्लो करके देखते होंगे। तो टेक्नोलॉजी की मदद से ही ना हर बच्चा अपनी स्पीड या अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से चीजें सीख पाता है। टेक्नोलॉजी कैन गिव इंस्ट्रक्शन अ मोर साइंटिफिक बेस। प्रौद्योगिकी निर्देश को और अधिक वैज्ञानिक आधार दे सकती है। टेक्नोलॉजी कैन मेक एक्सेस टू एजुकेशन मोर इमीडिएट एंड मोर इक्वल। प्रौद्योगिकी शिक्षा तक की पहुंच को अधिक तत्काल, मतलब तुरंत और समान बना सकती है। इसका मतलब है कि टेक्नोलॉजी की मदद से एजुकेशन सबको तुरंत और इक्वली मिल सकती है। टेक्नोलॉजी कैन मेक इंस्ट्रक्शन मोर पावरफुल एंड इंटरेस्टिंग। प्रौद्योगिकी या तकनीक निर्देश को अधिक शक्तिशाली और रोचक बना सकती है। जाहिर सी बात है कि जब आप एजुकेशन में टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व करते हैं तो बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ जाता है पढ़ाई की तरफ। मतलब बच्चों को बोर्ड पे चौक से लिखने में उतना अच्छे से समझ नहीं आएगा जितना कि वो एक स्मार्ट क्लास में वीडियो देख के समझ सकते हैं। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। नंबर 1, ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन। इट इज मेंट टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन।
सूचना प्रसारित करना इसका सबसे पहला उद्देश्य है। फिर है असिस्टिंग द प्रैक्टिस ऑफ स्पेसिफिक स्किल्स, किसी विशिष्ट तरह के कौशल का प्रयास करने में सहायता प्रदान करना इसका उद्देश्य है। जैसे कि आपने भी कई सारे स्किल्स यूट्यूब की मदद से सीखे होंगे। कॉन्ट्रीब्यूशन टू द प्रोविजन ऑफ फीडबैक, फीडबैक के प्रावधान में योगदान, मतलब कि आप टेक्नोलॉजी का यूज़ किसी को फीडबैक देने के लिए भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मेरे वीडियो से रिलेटेड फीडबैक देना है तो आप कमेंट करके मुझे बताएंगे, या आप चैनल को सब्सक्राइब करके या वीडियो को लाइक करके भी अपना फीडबैक शो कर सकते हैं। मीटिंग द प्रॉब्लम ऑफ क्वांटिटी, द नीड टू रीच आउट टू मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, प्रौद्योगिकी मात्रा की समस्या का समाधान करती है। इसकी मदद से अधिक बच्चों तक पहुंचा जा सकता है। जहां एक क्लासरूम में केवल 30 से 35 बच्चे पढ़ पाते थे, वहां अब टेक्नोलॉजी की मदद से लाखों करोड़ों लोग एक ही साथ पढ़ सकते हैं। तो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ाना भी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का एक उद्देश्य है। टू प्रोवाइड मोटिवेशन, इंटरेस्ट, एक्यूरेसी एंड मोर प्रोडक्टिविटी इन लर्निंग। ईटी का एक और उद्देश्य है कि सीखने में और अधिक प्रेरणा, रुचि, सटीकता और उत्पादकता प्रदान करना। टू आइडेंटिफाई द एजुकेशनल नीड्स ऑफ द लर्नर, शिक्षार्थी की जो शैक्षिक आवश्यकताएं हैं उनको पहचानना। टू आइडेंटिफाई द नेसेसरी टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, आवश्यक शिक्षण अधिगम सामग्री को पहचानना। टू प्लान टीचिंग स्ट्रेटेजीज, मॉडल्स एंड मेथड्स एज पर द नीड एंड ऑब्जेक्टिव्स, बच्चों की आवश्यकता और उद्देश्यों के अनुसार शिक्षण की रणनीतियों, मॉडलों और विधियों की योजना बनाना। टू प्रोवाइड एप्रोप्रिएट फीडबैक टू स्टूडेंट एज वेल एज टीचर्स, छात्रों के साथ साथ शिक्षकों को भी उचित फीडबैक प्रदान करना। टू मॉडिफाई द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ऑन द बेसिस ऑफ फीडबैक रिसीव्ड, जो फीडबैक प्राप्त हुआ है उसके आधार पर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को संशोधित करना या उसमें चेंजेस लाना। टू टर्म्स इन एजुकेशन रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसे ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला टर्म है टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, यानी शिक्षा में प्रौद्योगिकी। टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन इज द एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी टू एनी प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। जब हम कहते हैं शिक्षा में प्रौद्योगिकी, तो इसका मतलब होता है शिक्षा के किसी भी प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग। यूज ऑफ द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन टर्म्स ऑफ वेरियस इक्विपमेंट, मटेरियल्स एंड मशीन्स फॉर एजुकेशनल पर्पजेस। It involves the increasingly complex range of audiovisual equipment, sophisticated electronic devices like projectors, films, radio, TV, tape recorder, computers, etc. for group learning. जब भी हम शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न उपकरणों या सामग्रियों या फिर मशीनों का इस्तेमाल करते हैं, तो उसी को टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन यानी कि शिक्षा में प्रौद्योगिकी कहा जाता है। इसमें कई बच्चों को एक साथ समूह में शिक्षण देने के लिए दृश्य श्रव्य उपकरण, प्रोजेक्टर, फिल्म, रेडियो, टीवी, टेप रिकॉर्डर, कंप्यूटर आदि जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग किया जाता है। दूसरा टर्म है टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा की प्रौद्योगिकी। देखिए, पहला था इन और दूसरा है ऑफ, ध्यान दीजिएगा दोनों पे। टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन इज द एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग थ्योरीज, प्रिंसिपल्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, करिकुलम एंड लर्निंग टू द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। शिक्षा की प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है कि जब हम शिक्षा की प्रक्रिया में सीखने के सिद्धांतों या सीखने के मनोविज्ञान या फिर शिक्षा के सिद्धांतों, पाठ्यक्रम, इन सब का अनुप्रयोग करते हैं। बेसिकली टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन का मतलब था कि जब हम डिवाइसेस या उपकरणों का इस्तेमाल एजुकेशन में कर रहे हैं, और टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन का मतलब है शिक्षण अधिगम या फिर मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का इस्तेमाल शिक्षा में करना। इट इनेबल्स अ टीचर टू यूज अ वैरायटी ऑफ मीडिया एंड मोड्स टू मेक हिज टीचिंग इफेक्टिव। In this, the educationalists are involved in designing and evaluation of a system of learning. ये एक शिक्षक को अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न मीडिया और तरीकों के उपयोग करने में सक्षम बनाता है। यानी टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन में आप कई तरह के प्रिंसिपल्स की मदद से टेक्नोलॉजीज को एजुकेशन के फील्ड में यूज करना सीखते हैं। इसमें शिक्षाविद सीखने की प्रणाली के डिजाइन और मूल्यांकन भी शामिल है। आई होप कि आपको दोनों का डिफरेंस क्लियर होगा। एक में था कि हम डिवाइसेस को यूज करते थे, उसी को कह रहे हैं टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, और फिर दूसरा है कि जब हम प्रिंसिपल्स की मदद से टेक्नोलॉजी को यूज करना सीख रहे हैं, तो वो है टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट टॉपिक है स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, शैक्षिक प्रौद्योगिकी का दायरा और उसका महत्व। द फॉलोइंग आर द एरियाज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। शैक्षिक प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के क्षेत्र निम्नलिखित हैं। मतलब ईटी का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किस किस फील्ड में किया जा सकता है।
Spelling out educational goals and objectives. Help for the formulation of objectives and goals of education based on individualized and social needs. शैक्षिक लक्ष्यों और उद्देश्यों को स्पष्ट करने के लिए व्यक्तिगत और सामाजिक आवश्यकताओं के आधार पर शिक्षा के उद्देश्यों और लक्ष्यों का निर्माण करने में सहायता करता है ईटी. डेवलप्स फीडबैक मैकेनिज्म एंड लर्निंग एनवायरमेंट्स. ईटी डेवलप्स टूल ऑफ इवैल्यूएशन टू प्रोवाइड फीडबैक. ईटी डेवलप्स लर्निंग एनवायरमेंट दैट आर लर्नर फ्रेंडली. फीडबैक तंत्र और सीखने का वातावरण विकसित करता है. ईटी फीडबैक प्रदान करने के लिए मूल्यांकन का उपकरण विकसित करता है, मतलब ऐसे डिवाइसेस बनाता है जिससे आप फीडबैक दे सकें. और ईटी सीखने का ऐसा माहौल भी विकसित करता है जो कि सीखने वालों के अनुकूल हो, यानी कि लर्नर्स के हिसाब से हो. डेवलप्स पैसिव इंस्ट्रक्शन सर्विसेज. एजुकेशनल रेडियो, टीवी, computers are used for transmitting information. They are passive services since all decisions are in the hands of the providers. That is, what to be presented, for how long, in what sequence and when. निष्क्रिय निर्देश सेवाएं विकसित करना. जितने भी शैक्षिक रेडियो, टीवी या कंप्यूटर हैं, इन सब का उपयोग सूचना प्रसारित करने के लिए किया जाता है. और इन सब सूचनाओं को निष्क्रिय यानी कि पैसिव इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसका डायरेक्ट कंट्रोल जो निर्णय प्रदाता है उनके हाथों में होता है. मतलब जो लोग इस सूचना को प्रकाशित कर रहे हैं वही डिसाइड करते हैं कि क्या प्रस्तुत करना है, कितनी देर तक प्रस्तुत करना है, किस क्रम में और कब प्रस्तुत करना है. डेवलपिंग इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज. ईटी ब्रिजिंग द गैप बिटवीन डेवलपमेंट्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन बाय डेवलपिंग इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज. एग्जाम्पल, ई लाइब्रेरीज, ऑनलाइन इंसाइक्लोपीडिया, वर्ल्ड वाइड वेब एक्सेट्रा. सूचना संसाधन विकसित करना. ईटी सूचना संसाधनों को विकसित करके सूचना प्रौद्योगिकी और शिक्षा के क्षेत्र में विकास के बीच के अंतर को खत्म करता है. उदाहरण के तौर पे ई पुस्तकालय, ऑनलाइन विश्वकोश और वर्ल्ड वाइड वेब. जैसे आपने गूगल पे विकिपीडिया देखा होगा, तो इसी तरह के इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज बना के एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एक तरह से एजुकेशन और टेक्नोलॉजी के बीच के गैप को कम कर रहा है. डेवलप्स कम्युनिकेशन डिवाइसेस. ET has developed communication devices for students who have mental capability to communicate but are not able to speak. संचार उपकरण विकसित करता है. ET ने उन छात्रों के लिए संचार उपकरण विकसित किए हैं जिनके पास संवाद या बोलने की मानसिक क्षमता तो होती है लेकिन वो बोलने में सक्षम नहीं होते. तो ऐसे लोगों के लिए टेक्नोलॉजी की मदद से कम्युनिकेशन डिवाइसेस बनाए जाते हैं. टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ टीचर्स. ET supports the teacher in teaching learning process. ET also acts as communication media which means of delivering and receiving data or information. शिक्षकों के बोझ को कम करने के लिए ET शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षा का समर्थन करता है और ET संचार मीडिया के रूप में भी कार्य करता है जिसका अर्थ है डेटा या सूचना पहुंचाना और प्राप्त करना. अब है कंपोनेंट्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी. शैक्षिक प्रौद्योगिकी के घटक. बेसिकली जो हमने अभी अप्रोचेस पढ़े थे ना, वही चीज़ें हैं इसमें. A. Lemsdeen 1964 हैज क्लासिफाइड एजुकेशन टेक्नोलॉजी इनटू 3 टाइप्स और अप्रोचेस. नंबर 1 है ET1 जिसको कहते हैं हार्डवेयर अप्रोच. नंबर 2 ET2 सॉफ्टवेयर अप्रोच और ET3 है सिस्टम अप्रोच. सबसे पहला है हार्डवेयर अप्रोच, टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन. हार्डवेयर दृष्टिकोण जो है वो शिक्षा में प्रौद्योगिकी वाले कंसेप्ट पे बेस्ड है. This approach implies the use of mechanical materials and equipment in education. Term first introduced by James O. Finn and others. तो इस दृष्टिकोण का तात्पर्य है शिक्षा में यांत्रिक सामग्रियों का या फिर उपकरणों का उपयोग करना. और ये शब्द सबसे पहले जेम्स ओ फिन और अन्य लोगों द्वारा लाया गया था. जो हमने टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन पढ़ा ना, उसी कंसेप्ट को ये फॉलो करता है हार्डवेयर अप्रोच. मतलब कह लीजिए कि हार्डवेयर अप्रोच और टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, इन दोनों का मतलब एक ही है, यानी कि मशीन्स या डिवाइसेस को एजुकेशन के फील्ड में यूज करना. दिस अप्रोच ओरिजिनेटेड फ्रॉम फिजिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग. ये दृष्टिकोण भौतिक विज्ञान और इंजीनियरिंग से उत्पन्न हुआ है, इसीलिए इसमें मशीन्स और डिवाइसेस को यूज करने की बात की गई है. दिस अप्रोच इज बेस्ड ऑन यूजिंग टेक्नोलॉजी इन द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन. इट लीड्स टू एन ओवरऑल एफिशिएंसी इन द एजुकेशनल सिस्टम. ये दृष्टिकोण शिक्षा की प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी के उपयोग पर आधारित है और इससे शैक्षिक प्रणाली में समग्र दक्षता आती है. दिस अप्रोच इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स ऑफ द 20th सेंचुरी. ये दृष्टिकोण 20वीं सदी के वैज्ञानिक और तकनीकी विकास का उप उत्पादक है. In this approach, the main feature is the use of audiovisual aids like charts, models, film strips,
slides, audio cassettes, and sophisticated equipment like film projector, OHP, slide projector, radio, tape recorder, LCD projector, DLP projector, CD players, DVD players, TV, computer, etc. तो ये सारे उपकरण इस दृष्टिकोण के मुख्य विशेषताएं हैं. This help for knowledge explosion. It helps in reaching out to large numbers and hence help in reducing expenses. ये ज्ञान विस्फोट के लिए सहायता प्रदान करता है क्योंकि ये एक बड़ी संख्या तक पहुंचने में मदद करता है और इसलिए खर्चों को भी कम करने में मदद मिलती है. नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर अप्रोच, टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन. सॉफ्टवेयर दृष्टिकोण ये शिक्षा की प्रौद्योगिकी में विश्वास रखता है. दिस अप्रोच implies the use of psychological principles and learning theories in education. Term first introduced by Skinner and Gagne. तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन मतलब है हार्डवेयर अप्रोच, उसी तरह से टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन का मतलब है सॉफ्टवेयर अप्रोच. तो इस दृष्टिकोण का तात्पर्य है शिक्षा में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों और सीखने के सिद्धांतों का उपयोग करना. ये शब्द सबसे पहली बार स्किनर और गैग्ने द्वारा प्रस्तुत किया गया था. दिस अप्रोच ओरिजिनेटेड फ्रॉम बिहेवियरल साइंस. जहां एक तरफ हार्डवेयर अप्रोच फिजिकल साइंस और इंजीनियरिंग से निकला था, वहीं पे जो सॉफ्टवेयर अप्रोच है वो बिहेवियरल साइंस यानी कि व्यवहार विज्ञान से उत्पन्न हुआ है. इन सॉफ्टवेयर अप्रोच द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग इज एक्सप्लॉइटेड फॉर द प्रोडक्शन, डेवलपमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ सॉफ्टवेयर टेक्निक्स एंड मटेरियल्स इन टर्म्स ऑफ लर्निंग मटेरियल्स, टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज, tools of evaluation and other devices to soften and smoothen the task of teaching and learning. सॉफ्टवेयर दृष्टिकोण में शिक्षण के कार्य को नरम और सुचारू बनाने के लिए शिक्षण सामग्री, शिक्षण सीखने की रणनीतियां, मूल्यांकन के उपकरण, अन्य उपकरणों के संदर्भ में सॉफ्टवेयर तकनीकों और सामग्रियों के उत्पादन और विकास और उसके साथ ही उनके उपयोग के लिए सीखने में मनोविज्ञान का उपयोग किया जाता है. सिंपल लैंग्वेज में कहें तो जब हम एजुकेशन के फील्ड में साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स यानी मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का इस्तेमाल करके शिक्षा को बहुत ही सुचारू और सरल बनाते हैं तो वो सॉफ्टवेयर अप्रोच होता है. एंड द थर्ड वन इज सिस्टम अप्रोच. ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा. प्रणाली दृष्टिकोण. सिस्टम का मतलब जानते हैं पहले क्या होता है. अ सिस्टम इज एनी कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड पार्ट्स दैट टुगेदर कंस्टिट्यूट अ लार्जर होल. अ नंबर ऑफ यूनिट्स वर्किंग टुगेदर फॉर अ पर्टिकुलर गोल इज कॉल्ड अ सिस्टम. सिस्टम को हिंदी में कहते हैं प्रणाली. तो एक प्रणाली क्या होती है? परस्पर संबंधित भागों का एक संग्रह, मतलब कई अलग अलग टुकड़ों का एक समूह जो कि एक साथ मिलकर एक बड़े संपूर्ण भाग का निर्माण करते हैं. किसी भी विशेष लक्ष्य के लिए कई इकाइयां मिलकर जब काम करती हैं तो उसी को प्रणाली या सिस्टम कहा जाता है. These component parts or elements of the system are intimately linked with one another, either directly or indirectly, and any change in one or more elements may affect the overall performance of the system, either beneficially or adversely. सिस्टम के जितने भी भाग हैं ये सभी एक दूसरे से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गहराई से जुड़े हुए हैं और इसी वजह से जब सिस्टम के किसी एक भाग में या एक से अधिक भाग में कोई भी परिवर्तन आता है तो इस परिवर्तन की वजह से पूरा का पूरा सिस्टम या प्रणाली भी अनुकूल या प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है. The term first introduced by Davis and Hartley. प्रणाली दृष्टिकोण शब्द सबसे पहली बार डेविस और हार्टले द्वारा प्रस्तुत किया गया था. System approach is an integrated programmed complex of instructional media, hardware and personnel whose components are structured as a single unit with a schedule of time and sequential phasing. सिस्टम दृष्टिकोण निर्देशात्मक मीडिया, हार्डवेयर और कर्मियों का एक एकीकृत क्रमादेशित परिसर है जिसके घटकों को समय और अनुक्रमिक चरणबद्ध के साथ एक इकाई के रूप में संरचित किया जाता है. सिस्टम अप्रोच इन्वॉल्व्स 3 स्टेजेस. सिस्टम दृष्टिकोण के 3 चरण होते हैं. पहला है सिस्टम एनालिसिस. सिस्टम एनालिसिस विल हेल्प द टीचर टू एस्टैब्लिश मीनिंगफुल रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट, इनपुट एंड प्रोसेस. पहला आपका चरण होता है सिस्टम विश्लेषण का. तो सिस्टम विश्लेषण शिक्षक को आउटपुट, इनपुट और प्रोसेस के बीच सार्थक संबंध स्थापित करने में मदद करता है. आई नो कि अब आप सोच रहे होंगे कि आउटपुट, इनपुट और प्रोसेस क्या है. चलिए मैं आपको इसका एक ब्रीफ दे देती हूँ. सिस्टम अप्रोच इज अ टर्म दैट मीन्स टू डू समथिंग सिस्टमैटिकली. सिस्टम अप्रोच एक शब्द है जिसका मतलब होता है किसी भी कार्य को व्यवस्थित ढंग से करना. इन एजुकेशनल इंडस्ट्री टू टीच सिस्टमैटिकली
टीचर्स मस्ट कंसीडर इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट एंड डिसाइड ऑब्जेक्टिव्स, कंटेंट्स, मेथड्स एंड असेसमेंट। तो शिक्षा के क्षेत्र में व्यवस्थित रूप से पढ़ाने के लिए शिक्षक को इनपुट, प्रक्रिया और आउटपुट पर विचार करना चाहिए और उद्देश्यों, सामग्री, विधियों और मूल्यांकन का निर्णय लेना चाहिए। द इनपुट्स आर बेसिकली द ऑब्जेक्टिव्स एंड ऑब्जेक्टिफाइड कंटेंट्स दैट द टीचर्स पुट इन। इनपुट मूल रूप से उद्देश्य या फिर वस्तुनिष्ठ सामग्री जैसे कि पाठ होते हैं जो कि शिक्षक प्रदान करते हैं। मतलब जो भी नॉलेज टीचर्स बच्चों को दे रहे हैं वो इनपुट है। वाइल द प्रोसेसेस आर द मेथड्स ऑफ डिलीवरी ऑफ कंटेंट्स, जबकि प्रक्रियाएं पाठ के वितरण की विधियां हैं। यानी प्रोसेस क्या है? उस लेसन को या उस नॉलेज को डिलीवर करने का तरीका, मतलब किस तरीके से बच्चे को वो पाठ पढ़ाया जा रहा है। आउटपुट्स आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ एजुकेशनल इनपुट्स एंड प्रोसेस दोज मस्ट बी असेस्ड बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव्स। आउटपुट शैक्षिक इनपुट और प्रक्रिया के अंतिम उत्पाद हैं जिनका मूल्यांकन उद्देश्यों के आधार पर किया जाना चाहिए। आउटपुट वो प्रतिक्रिया है या वो रिजल्ट है जो कि उस पाठ के पढ़ लेने के बाद बच्चों के दिमाग में चेंजेस आ रहे हैं। तो सिस्टम विश्लेषण शिक्षक को इन्हीं तीनों के बीच में संबंध स्थापित करने में मदद करता है। सेकेंड है सिस्टम डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। दिस सिस्टम डिजाइन शुड एक्ट एज द गाइडलाइंस फॉर द टीचर इन व्हाट टू टीच, व्हेन एंड व्हाट मैनर। सिस्टम डिजाइन और कार्यान्वयन, इस सिस्टम डिजाइन को शिक्षक के लिए दिशा निर्देश के रूप में कार्य करना चाहिए कि क्या पढ़ाना है, कब और किस तरीके से पढ़ाना है। देखिए, डिजाइन और इम्प्लीमेंटेशन से ही पता चल रहा है। डिजाइन का मतलब क्या पढ़ाना है उसकी पूरी स्ट्रैटेजी डिजाइन करनी है माइंड में, और इम्प्लीमेंटेशन मतलब जैसा सोचा है उसी तरह से उसको अब फाइनली क्लासरूम में इम्प्लीमेंट करना है, मतलब पढ़ाना है। और थर्ड स्टेज है सिस्टम इवैल्यूएशन। इमीडिएट फीडबैक, डायग्नोसिस एंड रेमेडिएशन एट एवरी स्टेज शुड बी the main role to be played by system evaluation. Evaluation has to be done continuously and should involve formative as well as summative. प्रणाली मूल्यांकन, इसके द्वारा निभाई जाने वाली सबसे मूल्य भूमिका होनी चाहिए कि जितने भी चरण हैं उन पर तत्काल प्रतिक्रिया, निदान और उपचार प्रदान करना। मूल्यांकन लगातार किया जाना चाहिए और इसमें रचनात्मकता के साथ साथ योग्यात्मकता भी शामिल होनी चाहिए। देखिए, एनालिसिस में क्या था कि इनपुट, आउटपुट और प्रोसेस के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करना। उसके बाद डिजाइनिंग और इम्प्लीमेंटेशन में क्या था, जो प्लानिंग और स्ट्रैटेजी हम बना रहे हैं पढ़ाने के लिए उसको क्लासरूम में इम्प्लीमेंट करना। इवैल्यूएशन में क्या है कि जो भी हमने पढ़ाया अब उसका बच्चों से फीडबैक लेना, उनसे क्वेश्चंस पूछना और ये चेक करना कि उन्हें कंसेप्ट समझ आया कि नहीं। तो सिस्टम अप्रोच यही होता है जब एक टीचर पूरे सिस्टमैटिक वे में काम करता है। System approach is a systematic way of analysis, designing and implementation and evaluation of a process in terms of its desired objectives. Education also can be analyzed in terms of the three components, namely input, process and output. तो सिस्टम दृष्टिकोण अपने वांछित उद्देश्यों के संदर्भ में किसी प्रक्रिया के विश्लेषण, डिजाइन, कार्यान्वयन और मूल्यांकन का एक व्यवस्थित तरीका है। शिक्षा का विश्लेषण 3 घटकों अर्थात इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट के संदर्भ में भी किया जा सकता है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। अब है एडवांटेजेस ऑफ सिस्टम अप्रोच। इट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क टू बिल्ड प्लान्स फॉर इम्प्लीमेंटिंग चेंजेस इन एजुकेशन। ये शिक्षा में परिवर्तन को लागू करने के लिए योजनाएं बनाने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है, मतलब एक आइडिया देता है आपको प्लानिंग करने के लिए। इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई the sustainability of the resource material to achieve the specific goal. ये विशिष्ट लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संसाधन सामग्री की उपयुक्तता की पहचान करने में भी मदद करता है। मतलब आपने अगर किसी पर्पस के लिए कोई रिसोर्स सिलेक्ट किया है तो सिस्टम अप्रोच में एनालिसिस करने से आपको ये पता लग सकता है कि वो रिसोर्स उस काम के लिए सुटेबल है या नहीं। टेक्नोलॉजिकल एडवांस कुड बी यूज्ड टू प्रोवाइड इंटीग्रेशन ऑफ मशीन्स, मीडिया एंड पीपल फॉर अटेनिंग द डिफाइंड गोल। तकनीकी प्रगति का उपयोग मशीनों, मीडिया और लोगों का एकीकरण करने के लिए किया जा सकता है जिससे कि परिभाषित लक्ष्य को प्राप्त किया जाए। कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन एंड फीडबैक एंश्योर्स क्वालिटी। लगातार मूल्यांकन और फीडबैक से किसी भी कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाती है। मतलब जब आप किसी भी प्रोसेस का बार बार एनालिसिस करते रहेंगे या उसका फीडबैक लेते रहेंगे लोगों से, तो उससे आपको पता चलेगा उसमें क्या कमियां हैं या वो परफेक्टली हो रहा है या नहीं। प्रॉब्लम्स इन एजुकेशन कैन बी सिस्टमैटिकली आइडेंटिफाइड एंड सॉल्व्ड। शिक्षा में जितनी भी समस्याएं होती हैं उनको व्यवस्थित रूप से पहचाना और हल किया जा सकता है।
एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी। शैक्षिक प्रौद्योगिकी और अनुदेशात्मक प्रौद्योगिकी में क्या अंतर है? Even though the terms educational and instructional technology may seem compatible, they have important subtle differences. भले ही ये प्रौद्योगिकी और अनुदेशात्मक दोनों शब्द एक जैसे प्रतीत होते हों, फिर भी इन दोनों में छोटा लेकिन महत्वपूर्ण अंतर है। पहले हम दोनों के कंसेप्ट में अंतर जानते हैं। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज बेस्ड ऑन अ वाइडर स्कोप इंक्लूडिंग फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट, essential approaches, both theoretical and applied subjects on using technology to support education. शैक्षिक प्रौद्योगिकी एक व्यापक दायरे पर आधारित है, मतलब इसका क्षेत्रफल काफ़ी बड़ा है, जिसमें कि दार्शनिक पहलू, आवश्यक दृष्टिकोण, शिक्षा में प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए कई सारे सैद्धांतिक और व्यवहारिक विषय, इसी तरह से और भी काफ़ी सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। While instructional technology is related to the usage of the technology on how to perform instruction along educational processes. जबकि अनुदेशात्मक प्रौद्योगिकी क्या है? शैक्षिक प्रक्रियाओं के साथ जितनी भी निर्देश निष्पादित करने की तकनीकें हैं, उनके उपयोग से संबंधित है। मतलब एजुकेशन के प्रोसेस के साथ साथ इंस्ट्रक्शंस को कंप्लीट करने के लिए जब हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, उसी को इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी कहते हैं कि कोई काम या कोई इंस्ट्रक्शन किस तरह से होगा। इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी इज द टूल एंड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज द मैनुअल फॉर यूजिंग दैट टूल। अनुदेशात्मक प्रौद्योगिकी उपकरण है, मतलब जिसका इस्तेमाल आप करेंगे, और शैक्षणिक प्रौद्योगिकी उस उपकरण का उपयोग करने के लिए मैनुअल यानी कि उसकी विधि है। दोनों के मेन एम में डिफरेंस देखते हैं अब। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी प्राइमरली एम्स एट टेक्नोलॉजिकल लिटरेसी फॉर एवरीवन। शैक्षिक प्रौद्योगिकी का मुख्य उद्देश्य होता है कि सभी को तकनीकी साक्षरता यानी सबको टेक्नोलॉजी यूज़ करना आ जाए, टेक्नोलॉजी के बारे में सिखाया जा सके। वाइल इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजीज मेन गोल इज टू एनहेंस बोथ टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस, जबकि अनुदेशात्मक प्रौद्योगिकी का मुख्य लक्ष्य होता है शिक्षण और सीखने की प्रक्रियाओं दोनों को बेहतर बनाना या दोनों को बढ़ाना। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी आपको बताता है किस तरह से आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे एजुकेशन को बेटर बनाने के लिए, जबकि इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी आपको इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने में हेल्प करता है। अब मैं आपको इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी का मीनिंग बताती हूँ। इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी इज अ स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी फील्ड रिलेटेड टू क्रिएटिंग रिसोर्सेज फॉर लर्निंग। इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी डील्स विद द प्रोसेस ऑफ यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर इंस्ट्रक्शन. It describes the technologies that facilitate access to all types of information along with other processes, including acquisition, processing, storage, and dissemination. अनुदेशात्मक प्रौद्योगिकी सीखने के लिए संसाधन बनाने से संबंधित एक विशिष्ट प्रौद्योगिकी क्षेत्र है, मतलब जब आप सीखने के लिए संसाधनों को बनाते हैं। अनुदेशात्मक प्रौद्योगिकी निर्देश के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की प्रक्रिया से संबंधित है, यानी इंस्ट्रक्शंस के लिए जब आप टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। ये उन तकनीकों का वर्णन करता है जो कि अधिग्रहण, प्रसंस्करण, भंडारण और प्रसार सहित अन्य प्रक्रियाओं के साथ साथ सभी प्रकार की सूचनाओं तक पहुंच की सुविधा प्रदान करती है। डेफिनेशन: एकेडमिक्स डिस्क्राइब्ड इट एज द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ डिजाइनिंग, डेवलपमेंट, यूटिलाइजेशन, मैनेजमेंट एंड इवैल्यूएशन ऑफ प्रोसेसेस एंड रिसोर्सेज फॉर लर्निंग। सीखने के लिए प्रक्रियाओं और संसाधनों के डिजाइन, विकास, उपयोग, प्रबंधन और मूल्यांकन के सिद्धांत और अभ्यास के रूप में अनुदेशात्मक प्रौद्योगिकी को परिभाषित किया गया है। गोल: इट इज प्राइमरली अप्लाइड टू एनहेंस द कम्युनिकेशन ऑफ लर्निंग मटेरियल. इट सर्व्स द रोल ऑफ एडिंग एडिशनल डायमेंशंस टू द इंफॉर्मेशन, ब्रिंगिंग इट टू लाइफ, सो टू से. ये मुख्य रूप से शिक्षण सामग्री के संचार को बढ़ाने के लिए लागू किया जाता है। ये जानकारी में अतिरिक्त आयाम जोड़ने, उसे जीवन में लाने की भूमिका निभाता है। टास्क: डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ एन इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजिस्ट यूजुअली इंक्लूड. एक ऐसा व्यक्ति जो कि अनुदेशात्मक प्रौद्योगिकी में काम कर रहा है, उसके दिन प्रतिदिन की क्या गतिविधियां होती हैं, मतलब उसे डेली क्या काम करने पड़ते हैं। नंबर 1, आइडेंटिफाइंग एंड एनालाइजिंग प्रॉब्लम्स ऑफ द इंस्ट्रक्शनल डिजाइन. अनुदेशात्मक डिजाइन की समस्याओं को पहचानना और उनका विश्लेषण करना। डिवाइजिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग सॉल्यूशन टू दोज प्रॉब्लम्स. जो समस्याएं पता चली हैं उनका समाधान तैयार करना और उनको लागू करना। इंटीग्रेटिंग पीपल, प्रोसीजर्स, आइडियाज एंड डिवाइसेस टू प्रोवाइड टूल्स फॉर इम्प्रूविंग द ओवरऑल लर्निंग प्रोसेस. समग्र सीखने की प्रक्रिया में सुधार के लिए उपकरण प्रदान करने के लिए लोगों, प्रक्रियाओं, विचारों और उपकरणों को एकीकृत करना, मतलब सबको जोड़ना।
अब रही बात एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की, तो इसके बारे में हम काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हैं। मैं केवल आपको टास्क बता देती हूँ। रेगुलर एक्टिविटीज़ ऑफ एन एजुकेशनल टेक्नोलॉजिस्ट इंक्लूड डिज़ाइनिंग इंस्ट्रक्शंस, प्रोड्यूसिंग एंड डिलीवरिंग इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स, regulating instructional computing services or learning resources collection, applying research and cognition theories to utilize technology for learners' benefit। एक शैक्षिक प्रौद्योगिकी में काम करने वाले व्यक्ति की क्या नियमित गतिविधियां होती हैं? सबसे पहला तो है डिजाइनिंग, निर्देश को डिजाइन करना। दूसरा है शिक्षण सामग्री का उत्पादन और उसका वितरण। फिर है अनुदेशात्मक कंप्यूटिंग सेवाओं या शिक्षण संसाधन संग्रह को विनियमित करना। शिक्षार्थियों के लाभ के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए अनुसंधान और अनुभूति सिद्धांतों को लागू करना। तो बस ये था आपका लास्ट टॉपिक। और हाँ, जो साइंस ऑफ लर्निंग टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम। सो दैट इज इट। आई होप कि आपको टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इससे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। एंड येस, डोंट फॉरगेट टू गिव योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज आपके कमेंट्स बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं मुझे। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय।